नमस्कार, खबरदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने में जब अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में सौंपकर अमेरिकी फौज और अशरफ गनी भाग गए थे, तब आज तक इकलौता चैनल था जो अफगानिस्तान के पल पल बिगड़ते हालात की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। और अब 8 महीने बाद आज तक फिर से दुनिया का पहला न्यूज चैनल बना है जो तालिबान राज में अफगानिस्तान के हालात का जायजा लेने के लिए काबुल पहुंचा। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने 8 महीने पहले भी अफगानिस्तान में मौजूद वो थे और अब एक बार फिर अफगानिस्तान जाकर उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का ग्राउंड रियलिटी चेक किया है, जिसकी शुरुआत काबुल एयरपोर्ट पर उतरते ही हो गई, जहां 8 महीने पहले के हालात दुनिया ने देखे। अब वो हवाई अड्डा कैसा दिखता है, ये आज तक की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अब 8 महीने बाद काबुल एयरपोर्ट की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। आज तक ने काबुल पहुंचते ही सबसे पहले इसी तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। पिछले साल जुलाई के महीने में दुनिया का मात्र चैनल आज तक बना जब वो अफगानिस्तान में हुकूमत का तख्ता पलटने का चश्मदीद गवाही नहीं बना, बल्कि पूरे दुनिया को दिखाया। हम ही कंधार पहुंचे, हम ही जलालाबाद और अफगानिस्तान के हर शहर और हर कस्बे तक पहुंचे और हर एक की आवाज पहुंचाई। 15 अगस्त 2021 की वो तस्वीरें दुनिया में कौन भूल सकता है, जो बिल्कुल इस हामिद करजाई जो काबुल का इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इसके बाहर दुनिया ने देखी थी और दुनिया को विचलित किया था। कई लोगों की जान यहां पर गई और उसमें से वो तस्वीर जो कि इतिहास का एक हिस्सा बनी। अफगानिस्तान के कई लोग तालिबान के डर से जहाज के पहियों और परों पर बैठकर यहां से निकलने को बेताब थे, लेकिन अब करीब 8 महीने बीत चुके हैं। आज तक एक बार फिर अफगानिस्तान की इस जमीन पर उन हालात को टटोलने आया है कि आखिर तालिबान के बाद अफगानिस्तान में क्या बदला है और क्या लोगों की जिंदगी कुछ हद तक बदली है। यही काबुल का वो हामिद करजई एयरपोर्ट है जहां से 15 अगस्त को अमेरिकी फौज के आखिरी सैनिक ने अफगानिस्तान की जमीन छोड़ी थी। और यही वो रनवे है जहां खड़े हवाई जहाजों के टायरों और पंखों पर चढ़े लोग तालिबान से डरकर भागने के लिए जान दांव पर लगा रहे थे। आज तक ने उस वक्त का काबुल एयरपोर्ट भी देखा था और आज का काबुल एयरपोर्ट भी देखा, जो अब सुनसान पड़ा है। मैं इस वक्त अफगानिस्तान के काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर खड़ा हूं और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि कितनी शांति अब 8 महीने के बाद यहाँ इस हवाई अड्डे के बाहर दिख रही है। कौन दुनिया में 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त 2021 की वो तस्वीरें भूल सकता है, जब हर तरफ काहिराम मचा था। सब अफगानिस्तान के लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते थे। अमेरिकी फौज की कंट्रोल में ये पूरा हवाई अड्डा और इलाका था। लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर थी। कई सारे लोग 20 अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ उन 3 दिनों के दौरान यहाँ पर मारे गए हिंसा में। हमारे साथ तालिबान के एक नेता हैं, उनसे ही बात करेंगे कि अब अफगानिस्तान में क्या बनता है। आप अपना नाम बताइए। साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, जो ये हवाई अड्डा है, इस पर जो है इस हवाई अड्डे की निगरानी अब किसके हाथ में? तो अमेरिका के जहाज यहाँ पर थे, अमेरिका का साथ सामान, अमेरिका का सैनिक था, वो कहाँ गए? और भी भीड़ क्यों कम है इस हवाई अड्डे की? असल में बात तो ये है कि भीड़ बहुत कम है, रश बहुत कम है यहाँ पे। कोई वो एक तो सिक्योरिटी मसला है और दूसरा वो जो ये फॉर्मली नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो इन द वर्ल्ड फॉर्मली नहीं है। और ये साद मौली मोहम्मद सालिम साहब के हाथ में अमनिया कुमंदान है वो यहाँ के हवाई अड्डे के। और यहाँ पे बहुत ही रश कम है, फ्लाइटें भी बहुत कम है और आना जाना भी बहुत कम हुआ है। एक तो रस्मियत की वजह से कि ये फॉर्मली किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया अफगानिस्तान को। काबुल एयरपोर्ट से निकलते ही आज तक संवाददाता अशरफ वानी की नजरों के सामने वो पुराना मंजर घूमने लगा जब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था और अमेरिकी विमानों को तबाह कर दिया था। और अमेरिका के जो जहाज वगैरह थे इस हवाई अड्डे पे, वो कहाँ गए? अमेरिका का जो भी यहाँ पे वो रेडार वगैरह थे, हवाई जहाज वगैरह थे, वो सब इन्होंने तबाह कर दिया। तो जो 2 दिन में उन्होंने बम ब्लास्टिंग किए, वो अमेरिका ने किए। अपने भी 10, 15, 20 तक अपने भी वो फौजियों को मारा है, खुद ही मारा है। और यहाँ पे अमेरिका का असर यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया।
कोई अमेरिकी फौजी भी यहाँ पे नहीं है। सारा एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है वो कतर वालों के हाथ में है, ये कतर वाले संभालते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात, ये तालिबान के नेता है, इनका कहना है कि फिलहाल जो है कतर के साथ एक ट्रीटी हुई है तालिबान सरकार की। कुछ ही दिन पहले जो है अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार के विदेश मंत्री हैं वो कतर गए थे। जो काबुल एयरपोर्ट 20 सालों तक अमेरिकी फौज के कब्जे में था, उसे अब कतर एयरवेज ने संभाल लिया है और सिक्योरिटी तालिबानी गार्ड्स के हाथों में है। नसीर साहब, आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते काबुल एयरप्लेन स्टेशन में। तालिबान की हुकूमत आने के बाद कुछ बदलाव आया, हालात ठीक हो गए या खराब हो गए? तो हम नहीं, हालात ठीक हुए क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छा है अभी, लेकिन वो जो अभी क्योंकि हम क्रिटिकल सिचुएशन में रहते, इसके लिए तो थोड़ा वक्त चाहिए, इसके लिए इकोनॉमिक्स बनाने के लिए और थोड़ा प्रोग्राम्स रन देने के लिए। तो इसलिए अभी तक तो हम उससे शुक्रगुजार है, लेकिन इतना काफी नहीं, बहुत ज्यादा काम करना चाहिए और इसके लिए और लोगों की मदद भी उनको लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो थी, जो लोगों में डर था कि तालिबान की हुकूमत आएगी, पता नहीं क्या होगा, उल्टा पलट होगा, औरतों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ जो पिछले कुछ महीनों के दौरान जब से तालिबान यहाँ ये बात थी पूरी की पूरी के साथ, लेकिन इस तरह नहीं था। ये बदलाव आया है पूरी की पूरा इनकी माइंडसेट में। तो इसका मतलब बहुत ही कि जिस तरह 21 सेंचुरी की जो अचीवमेंट्स थे। क्या आपका नाम बोला, बताया? नसीर अहमद है मेरा नाम। नसीर भाई यहाँ पर है और तालिबान का गार्ड जो है बिल्कुल, जो आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं, ये पूरा जो है यहाँ पर तालिबान की तरफ से, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, यहाँ पर सेना हुआ करती थी अफगानिस्तान की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो काबुल का है इसके बाहर। तो अब जो है, अब तालिबान की तरफ से जो है यहाँ पर पुलिसिंग भी की जाती है, सुरक्षा भी दी जाती है। इसी बीच आपको हम ये दिखाएंगे, यहाँ पर 2 लोग झगड़ रहे हैं अब तालिबान के पुलिस वाले, और किस तरह से इनको ये करने आ रहे हैं, उनको खामोश करने आ रहे हैं। तो ये हम सब देख सकते हैं। किसी भी विदेशी शख्स के लिए शहर का एयरपोर्ट उस शहर के हालात का आईना होता है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने भी जब एयरपोर्ट के पास मौजूद लोगों से बात की तो काबुल के मौजूदा हालात का अंदाजा हमें लग चुका था। अशरफ वानी, काबुल, अफगानिस्तान, आज तक। आज तक पहला हिंदी न्यूज चैनल है जो तालिबानी सरकार कायम होने के बाद अफगानिस्तान पहुंचा। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने काबुल समेत अफगानिस्तान के कई शहरों में पूरे 10 दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग की और तालिबान सरकार का रियलिटी चेक किया। आज तक संवाददाता अशरफ वानी इकलौते भारतीय रिपोर्टर थे जिन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की सबसे सटीक भविष्यवाणी की थी, जिसे पूरा हुए अब 8 महीने बीत चुके हैं। और इन 8 महीनों में अफगानिस्तान कितना बदला, वहां हालात बेहतर हुए या और ज्यादा खराब? क्या अफगानिस्तानियों ने अफगानिस्तान में तालिबानियों को कबूल है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उसको कबूल कर रहे हैं? आज तक देश का पहला न्यूज चैनल बना है जो अफगानिस्तान में चल रही तालिबान की हुकूमत और बदलाव का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। अब हम आपको काबुल शहर की उन सड़कों से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां अब 8 महीने बाद काबुल में गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें हैं, लोगों के चेहरों पर सुकून के भाव हैं और तालिबान का जो खौफ था वो भी महसूस नहीं हो रहा था। 8 महीने हो गए तालिबान से, लेकिन बात यह है कि शहर बाजारों में बहुत अच्छी तरह से काम चल रहे हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई गरजदार नहीं है, सब लोग अपनी काम कर रहे हैं बस। और तंग कर रहे हैं तालिबान आम लोग? नहीं, कोई तंग नहीं कर रहे। वो
जिसके दुनिया में जो डर है, क्योंकि तालिबान हुकूमत को किसी की तरफ से अभी तक ये नहीं मिली है एक्सेप्टेंस, तो जो डर है लोगों का यहाँ आने में, यहाँ तालिबान का खौफ है, या जो लोग भाग रहे थे यहाँ से तब जब तालिबान की हुकूमत आई, तो क्या वो समझ रहे थे कि तालिबान काफी जालिम होगा? तो जालिम नहीं था। नहीं यार, जालिम की बात नहीं है। काम जो जिस किसी अफगानिस्तान पर जिस हालात आ रहे हैं, जो अल्लाह की तरफ से है, ये बंदे की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से। जो तालिबान का है बड़े अच्छी खासी हुकूमत है और कोई प्रॉब्लम तो अभी तक तो नहीं है। 8 महीने पहले काबुल की इन्हीं सड़कों पर अमेरिकी फौज के पैर उखड़ रहे थे और तालिबान अपने पैर पसार चुका था। 8 महीने में काबुल शहर ने खुद को संभाला है, तालिबानी सत्ता को कबूल किया है। लेकिन अफगानियों ने 8 महीने पहले तख्ता पलट की जो कीमत चुकाई है, उसके निशान आज भी काबुल शहर में जिंदा है। अफगानिस्तान में जगह जगह पर अमेरिका ने उस तरह के बंकर बनाए थे जो काफी सुरक्षित और महफूज माने जाते थे। अब इन बंकरों का इस तरह का हाल है, ये अब ऐसे ही यहाँ अफगानिस्तान में जगह जगह पर खंडरात में बदल रहे हैं, क्योंकि तालिबान इनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, न उन्हें उनकी जरूरत महसूस होती है। ये घर जो है यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये सबसे पहला वो अफगानिस्तान की सरकार में पिछले साल मंत्री जो हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो थे, यहाँ के जो रक्षा मंत्री थे बिस्मिल्लाह खान, उनका घर था। इस पर सबसे पहले जुलाई के महीने में ही आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें एक ट्रक लेकर जो है बारूद की ट्रक लेकर इस घर को पूरी तरह से उड़ाया गया था। किसी तरह से बिस्मिल्लाह खान की जान उसे बच गई थी। उन्होंने काफी लोहा लेने की कोशिश की तालिबान के साथ, लेकिन आखिरकार अब ये पूरा घर ही नहीं बल्कि परिसर भी तालिबान के कंट्रोल में है। 8 महीने पहले के काबुल और आज के काबुल में जो फर्क आया है, वो आज तक के कैमरे पर साफ दिखता है। काबुल की सड़कों पर महिलाएं दिखना अब बंद हो चुकी हैं। तालिबान ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लगभग पूरी तरह निकाल बाहर कर दिया है। काबुल में जितने भी लोगों से हमने बात की, सभी ने तालिबानी सरकार की तारीफ ही की, लेकिन कहना मुश्किल है कि वो वाकई खुश हैं या तालिबान के डर से ऐसा कह रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है, ये बच्चे जो हैं आज रमजान का महीना अंडे बेच रहे हैं, कई सारे जो हैं सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। तो गरीबी तो है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने की कमी है, लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं जिस अंदाज से पहले आ रहे थे। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात करें और यहाँ के हालात की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बात में कोई शक शुबा नहीं है कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान में हिंसा में कमी आई है, आतंकी हमलों में कमी आई है और लोगों की जान उस हद तक नहीं गई है जिस हद तक तालिबान की हुकूमत आने से पहले, जब तालिबान और अमरीकी जो बैक सरकार यहाँ पर थी अशरफ गनी की, तब होता था। और तीसरी महत्वपूर्ण जिससे लोगों को राहत है वो यही है कि क्राइम में काफी कमी आई है, क्योंकि तालिबान का खौफ उन सभी चोर हों या किसी तरह का क्राइम करने वाले हो उनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि सजा जो तालिबान की है वो दुनिया जानता है, उसमें किसी भी पेशी या किसी भी अदालत की कोई गुंजाइश नहीं है। काबुल की सड़कों पर अब खून खराबा नहीं दिखता, लेकिन भूखमरी दिखती है। तालिबान राज में देश को पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो चुकी है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ गई है और सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें रुक गई हैं। लोगों को नहीं पता कि हालात सामान्य होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। भले ही लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन इस बात का सुकून है कि कम से कम अब वो किसी विदेशी ताकत के गुलाम नहीं है। क्या फर्क दिखा तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में? जिंदगी बेहतर हुई है या खराब हुई है? सीधे बताइए सच। बिल्कुल नहीं, ना हम तालिब से डर रही है ना मुझसे डर रहता है, तो बिल्कुल आगे भी हमारा मुल्क है वो भी। इस फर्क ये है कि उस वक्त पैसा था, कार था, काम था, लेकिन उस वक्त जुल्म चोरी था कामों में, जुल्म थे, ये बात ज्यादा। अभी भी वो लोग जो जोर कर रहा है वो नहीं है, अभी आरामी है, सुकून है, बदमाश लोग नहीं है अभी, लेकिन काम नहीं है। काम नहीं, पैसा नहीं है, लोग के लिए काम नहीं है, ये तफावत है दोनों के अंदर। तो कोई डर, जिस अंदाज से लोगों को डर था कि तालिबान आएगा बहुत परेशानी होगा, ऐसा कुछ दिखा? आपने सुना है लोग अक्सर औकात झूठ बोल रहा है, झूठ इस बात
जो हकीकत है वो उस बोलने के बहुत फायदा है लोग के लिए। हकीकत जो सच है वो बताए। हम तालिब नहीं है, लेकिन ना इससे डर रही। लेकिन बात यह कि मुल्क हमारे, अगर हम झूठ बोले तो उसका सदमा पास हमारे वतन के हमारे लोग पर पहुंच सकते है। बात यह है कि डर है, क्योंकि ये लोग जो है इसका नुकसान ये है, अभी हर जगह पर तलाशी है, हर जगह पर तलाशी के लिए इतना ज्यादा तलाशी आम लोग पर ये अच्छा नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान में दोबारा से सत्ता तो हासिल कर ली, अफगानिस्तान के लोगों ने भी तालिबान को अपनी किस्मत मान लिया है। 8 महीने बाद अफगानिस्तान के जमीनी हालात तो यही बयां कर रहे हैं। अशरफ वानी, काबुल, अफगानिस्तान आज तक। अफगानिस्तान की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक को महसूस हुआ कि कोई भी तालिबान राज की बुराई नहीं कर रहा है। 8 महीने पहले अफगानिस्तान में तालिबान का जो खौफ था वो भी अब दिखाई नहीं देता। लेकिन अब तालिबान के राज में जिस अफगानिस्तान का आज तक ने दौरा किया वो पूरी तरह बदल चुका है। ऐसे ही बदलावों को आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। काबुल से आज तक की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। काबुल शहर में ये एक पहचान थी अफगानिस्तान की कुछ साल पहले, जब अहमद शाह मसूद के नाम से यहाँ पर ये मीनार बनवाया गया था और यहाँ पर हर तरफ जो है तस्वीरें थी अहमद शाह मसूद की, क्योंकि अहमद शाह मसूद ही वो मुजाहिद कमांडर माने जाते थे जिन्होंने रूस के खिलाफ अफगानिस्तान को जीत दिलाई थी। लेकिन अब तालिबान के आने के बाद इस मीनार की जो है हैयत और हसीयत भी बदल गई है, शक्ल भी बदल गई है, यहाँ पर झंडे भी बदले हैं। अब इस्लामिक अमारात जो कि तालिबान की हुकूमत है उनके झंडे हैं और यहाँ पर आपको कहीं भी कोई अफगानिस्तान की सरकार का कोई झंडा नजर नहीं आएगा। कई सारे जो हैं फोटोज, तस्वीरें थी यहाँ पर अहमद शाह मसूद की, वो पूरी तरह से साफ कर दी गई है और ये तालिबान के लड़ाकू हैं जो तालिबान के लड़ाकू यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर अब सुरक्षा के लिए तैनात हैं यहाँ इस चौक पर भी। बल्कि बहुत कुछ नहीं बदला है। इनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। ये जो तालिबान के लोग यहाँ पर हैं, आप उर्दू में बात कर पाते हैं? नो इंग्लिश? नो पख्तू? पख्तू फारसी। यू आर आर्मी और पुलिस? यू आर तालिब? तालिब है? तालिब है। यहाँ पर क्या ड्यूटी पे है? संविधान है। तो क्या काम करते हैं दिन में आप? दिन में क्या काम कर रहा था? आपकी बाइक है ना ये, इसमें जो है ये बाइक कब से है आपके पास? ऐसा आप देख सकते हैं ये बाइक जो है, कैमरामैन आपको तारीख दिखाएगा कि ये वाहन थे तालिबान के पास जब इन्होंने जंग छेड़ी थी तालिबान सरकार के खिलाफ। और अब जो है अभी भी वही जो है इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और ये जो यहाँ का मेन चौक है काबुल का, इसकी निगरानी के लिए जो है ये तालिब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बहुत कुछ लोगों का ये गुमान था कि अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो लोगों का चलना फिरना, जिस तरह से ओपन लाइफ थी या उस तरह से कुछ उसमें लोगों में डर दिख रहा है कि उस खुलेपन से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। और यहाँ तक कि फिल्में भी जो यहाँ पर अब बनती थी, क्योंकि अफगानिस्तान का कल्चर रहा है यहाँ पर संगीत का, मौसीकी का, यहाँ की फिल्म्स का, गानों का, अब इस तरह के ड्रामे तो बनते हैं यहाँ पर। ये हम एक होर्डिंग देख रहे हैं काबुल के इस शहर में, जहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं, चाहे लोगों का लिबास हो, चाहे लोगों का दिखावा हो, उसमें महिलाओं की तस्वीर नहीं है, उसमें सिर्फ पुरुष ही नजर आ रहे हैं। और ये जो है ये बदलाव अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद साफ नजर आ रहा है। आने वाले हफ्ते के दौरान अफगानिस्तान के हर जगह से तालिबान की हुकूमत के बाद यहाँ पर आने वाले बदलावों पर हम आपको बाखबर करते रहेंगे। ये अफगानिस्तान से आज तक की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट का पार्ट 1 है, जिसमें काबुल की आंखों देखी रिपोर्टिंग आपने देखी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज तक पर हमारी अफगानिस्तान सीरीज अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने इस सीरीज को तैयार करने के लिए पूरे अफगानिस्तान का दौरा किया और अफगानी नागरिकों से लेकर तालिबानी मंत्रियों तक से मुलाकात की, जिन्हें आप खबरदार के आने वाले एपिसोड में देख पाएंगे। खबरदार में अब बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की, जो अब महायुद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है।
अभी कल ही चर्चा इस बात पर हो रही थी कि 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन रूस पूरे विश्व के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है और अब ये डर बढ़ता जा रहा है। नाटो अब रूस के पैतरे नहीं समझ पा रहा है। नाटो के पूर्व चीफ ने सभी पश्चिमी देशों को तैयार रहने की कहा है। वो मानते हैं कि पुतिन का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए पश्चिमी देशों को वॉर सिचुएशन के लिए सोचकर तैयारी कर लेनी चाहिए। दरअसल इसको लेकर तर्क ये दिया जा रहा है कि इस युद्ध को रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर देख रहा है। पुतिन के सख्त आदेश है कि यूक्रेन के साथ हो रहे इस युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही बोला जाए और इसी वजह से रूसी सेना पूरी ताकत के साथ युद्ध में नहीं उतरी है। लेकिन यूक्रेन में हो रहा यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब तीसरे महीने तक खिंच गया है। रूस के सेना प्रमुखों की सलाह है कि इसे युद्ध कहने की इजाजत दी जाए ताकि यूक्रेन के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ा जा सके। ऐसी सूरत में यूक्रेन के साथ खड़े अन्य देश जो सैन्य मदद दे रहे हैं उनके खिलाफ भी रूस युद्ध छेड़ सकता है और यही बात पश्चिमी देशों की चिंता की वजह है। बस चंद दिन और पूरी दुनिया आकलन करती रह जाएगी और पुतिन एक और महायुद्ध शुरू कर चुके हों। विक्ट्री डे से पहले जीत की ट्रॉफी पुतिन को चाहिए ही चाहिए और अगर ये ट्रॉफी नहीं मिली तो 9 मई से लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर ही ये पूरा युद्ध ही खत्म हो जाएगा। यकीनन ये युद्ध रूस की ओर से नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से खत्म होगा, क्योंकि यूक्रेन की ओर से लड़ने वाला कोई बचेगा ही नहीं। पुतिन कई बार दोहरा चुके हैं कि यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में अगर कोई देश आया तो रूस उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। रूस की धमकियों को अब नाटो देश हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रूस की विक्ट्री डे परेड नजदीक है। अब केवल 9 दिन बचे हैं। कल ही ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस परेशान थे, क्योंकि उन्हें पूरा अंदेशा है कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ और उसकी मदद करने वाले देशों के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आज पूर्व नाटो चीफ रिचर्ड शेरिफ ने भी पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध में कमर कस लेने की अपील की है। रिचर्ड शेरिफ ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन के मामले में रूस के साथ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर लेने की सलाह दी। वो मानते हैं कि रूसी सेना को कीव की असफलता खाए जा रही है। यूक्रेन युद्ध अब तीसरे महीने तक खिंच गया है। यूक्रेन जैसे देश से रूस लंबी जंग नहीं लड़ना चाहता था। वो तो ये मानकर चल रहा था कि यह युद्ध 3 से 4 दिनों में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध का लंबा खिंचना रूसी सेना की काबिलियत पर शक करने जैसा हो गया है। यूक्रेन भी युद्ध के लंबा खिंचने को ही अपनी जीत मान रहा है। इसी जोश में वो लगातार रूस को चुभाने वाले डेटा जारी करता है। जैसे ताजा डेटा जो उसने जारी किया है उसके मुताबिक रूस के 23,200 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। रूस के 1,000 टैंक तबाह हो चुके हैं। 2,445 बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेनी सेना का शिकार बन चुकी हैं। करीब 190 रूसी लड़ाकू विमान और 155 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन तबाह कर चुका है। इस डेटा के जरिए यूक्रेन ये बताना चाहता है कि युद्ध में रूस जैसे शक्तिशाली देश को भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ने में काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रूसी सेना के अधिकारी ये चाहते हैं कि कीव की असफलता को यूक्रेन में दोबारा से बड़ी जंग शुरू करके धो दिया जाए। ये एक बड़ी वजह है कि रूसी सेना दोबारा से बड़े हमले कर रही है और तबाही की भयानक तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. हालांकि अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन की सैन्य मदद अब भी कर रहे हैं और ये बात रूस को और गुस्सा दिला रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर नाटो देशों को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करना बंद कर दें और इस बार लावरोव की ये चेतावनी खोखली नहीं है, क्योंकि 9 मई को कुछ बड़ा होने वाला है और ये बात यूक्रेन की मदद करने वाले सभी देश जानते हैं।
कीव से राजेश पवार, मारियुपोल से गीता मोहन और मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। रूस की विक्ट्री डे परेड में पुतिन देश के सामने क्या पेश करेंगे, ये सवाल रूस की सेना का सबसे बड़ा डर है। रूसी सेना इसी डर को खत्म करने के लिए यूक्रेन में नए सिरे से बड़े हमले कर रही है। रूसी सेना के बड़े हमले और 9 मई का डर अमेरिका और नाटो देशों को भी परेशान कर रहा है। रूस जीत के मेडल के तौर पर क्या पेश कर सकता है, इसे बताने के लिए हम आपको रूसी सेना के हमलों का ताजा पैटर्न दिखा सकते हैं। ये जरा देखिए। फिलहाल रूस का कब्जा खार्किव, इज्यूम, लुहांस्क, डोनबास्क, मारियुपोल, ज़ेपोरिजिया में और मेलिटोपोल, बर्दियांस्क और खेरसान, ये वो इलाके हैं जहां पर कब्जा है। ये जो इलाके हैं वो यूक्रेन पूर्वी और दक्षिणी इलाके में है। इसमें से काफी हिस्सा रूस की सीमा या क्रीमिया से जुड़ा हुआ है। क्रीमिया पहले से ही रूस के नियंत्रण में है। अब यहां से आप रूसी सेना के बढ़ते कदम पर नजर डालिए। रूस की सेना खार्किव और इज्यूम की तरफ से क्रामाटोर्स्क और पोक्रांस्क की ओर बढ़ रही है। यानी रूस ने मारियुपोल पर पूरा कब्जा जमा लिया है और इस पोर्ट सिटी से यूक्रेन का अधिकतम व्यापार होता था। इस शहर पर पूरा नियंत्रण पाने के बाद रूसी सेना की बड़ी यूनिट अब डोनबास पर कब्जे के लिए मूव कर गई है। क्रीमिया से जुड़ा हुआ खेरसान वाला इलाका रूस अलग तरह से वहां पर काम कर रहा है। रूसी सेना इलाके पर नियंत्रण पा चुकी है, लेकिन अब रूस यहां की यूक्रेनी करेंसी को रूस की करेंसी रूबल से रिप्लेस कर रहा है। यानी कामकाज के लिए जो भी लेन देन हो रहा है उसको रूबल में करने पर जोर दिया जा रहा है। रूस ने कीव में आने वाले विश्व भर के नेताओं को भी डराने के इंतजाम किए हैं। कीव में हाल फिलहाल में 5 बजे रॉकेट हमले हुए। यूएन चीफ गुटरेस के दौरे के दौरान भी रूस ने रॉकेट हमले किए। फिलहाल रूस अपने जिस प्लानिंग के तहत हमले कर रहा है वो ये बताते हैं कि पुतिन की 9 मई वाली प्लानिंग क्या है। इस पैटर्न से यही पता चलता है कि जिन इलाकों में फिलहाल रूसी सैनिक मौजूद हैं और जिन इलाकों पर कब्जा करने के प्रयास में जंग चल रही है वो इलाके रूस अपने हिस्से में लाना चाहता है, उनको अपनी जीत का मेडल बनाना चाहता है। मुमकिन है कि 9 मई को इन इलाकों पर जीत का दावा ठोककर शान से विक्ट्री डे बनाए। 9 मई को पुतिन क्या करने वाले हैं ये सोच सोचकर पश्चिमी देशों की सांसें अटकी हुई हैं। पुतिन की एक एक हरकत, एक एक बयान, एक एक रुख पर पश्चिमी देश पैनी नजर बनाए हुए हैं। यहां तक कि रशियन मीडिया के एक एक सेकंड का ब्रॉडकास्ट भी स्क्रूटनी पर है और इसी स्क्रूटनी में पता चला कि रूस में पुतिन चाहे जो प्लान कर रहे हो, टीवी चैनल्स पर यह चर्चा है कि रूस की नई वाली सरमत मिसाइल 106 सेकंड में बर्लिन, 200 सेकंड में पेरिस, 202 सेकंड में लंदन को शमशान में तब्दील कर देगी। रूस के राइट विंग पार्टी के एक लीडर ने बेहद गंभीरता के साथ ब्रिटेन को यह धमकी दी है। रूसी मीडिया की निगरानी करने वाली संस्था की ओर से जूलिया डेविस नाम की अमेरिकन ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और रूस के ऊपर न्यूक्लियर वॉर का भूत सवार होने का आरोप लगाया। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि रूस की ओर से आने वाले किसी भी बयान का और धमकी को वो हल्के में ही ले रहे हैं, उसको बहुत वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एक 106 सेकेंड, बर्लिन बर्बाद। दो 200 सेकेंड, पेरिस खत्म। 202 सेकेंड, लंदन श्मशान। रूस के हाथ सरमत मिसाइल की ताकत क्या लगी, इसे यूरोप पर आजमाने की सनक रूसी नेताओं पर सवार हो गई। सरमत मिसाइल के कामयाब ट्रायल के बाद पुतिन ने इसे रूस का रक्षा कवच बताया, लेकिन रूस के नेता इसे दिखाकर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को धमकियां देने लगे। ये पुतिन के कट्टर समर्थक हैं, नाम है एलेक्सी झुरावलेव। ब्रिटेन के रुख से ये इतने खफा हैं कि रशियन टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक के सेकंड्स गिना। रूस सचमुच न्यूक्लियर अटैक कर देगा
ऐसा कोई नहीं मानता, लेकिन तैयारी तो ऐसी दिखाई जा रही है कि कलिनिनग्राद से अगर सरमत मिसाइल लॉन्च होती है तो वो सिर्फ 106 सेकंड में बर्लिन पहुंच जाएगी। पेरिस तक का टारगेट तय करने में उसे सिर्फ 200 सेकंड लगेंगे और 202 सेकंड में रूस की सरमत लंदन पर अटैक कर सकती है। शो के होस्ट ने टोका कि ब्रिटेन के पास भी एटम बम है, ऐसे में तो कोई बचेगा ही नहीं, तो रूसी सेना ने फिर धमकी। Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы придете. Вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Куда? Да, все, здравствуйте, пролетело. Ну-ка, а так надо? Ну пускай думает. Секундомер ему дать надо, 200 секунд отсчитать. Ну-ка, вот так надо с ними. По-другому никак. वैसे पुतिन समर्थक नेता भले सरमत को कलिनिनग्राद से लॉन्च करने की धमकी दे रहे हों, लेकिन अभी इसकी तैनाती वहां है नहीं। सबसे पहले सरमत मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर साइबेरिया में तैनात की जाने वाली है। फिर भी पुतिन की ओर से दी गई धमकियां और रूस में चल रही ऐसी न्यूक्लियर हमलों की चर्चा से पश्चिमी देश अलर्ट पर हैं। A nation the size of Russia, with a nuclear arsenal that their size and capability, and a leader that's clearly as belligerent as Vladimir Putin, we have to take seriously the escalatory rhetoric that he and his leaders have been using lately. It would be as irresponsible as it is for him to use that rhetoric. It would be equally irresponsible for us not to take it seriously, and so we do. वैसे रूस में जिस सरमत मिसाइल के नाम से न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जा रही है, पुतिन की सेना ने उसे इसी पतझड़ तक डिप्लॉय करने का टारगेट रखा है। और अब ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी आशंका जता रहे हैं कि 9 मई को पुतिन खुले युद्ध का ऐलान कर सकते हैं और इस सूरत में रूस के दुश्मन देशों के बीच सरमत का खौफ लाजमी है, क्योंकि सरमत मिसाइल एक बार में अपने साथ 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, यानी एक बार में 15 टारगेट पर हमला कर सकती है। रूस की इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी रूस इस मिसाइल से दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। ये मिसाइल 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। सरमत मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है इसका डिजाइन, जो आधुनिक से आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। 20 अप्रैल को ही रूस की सेना ने इसका सफल ट्रायल किया था और अब इसी सरमत का दम दिखाकर रूस के नेता लंदन, पेरिस और बर्लिन को बर्बाद करने की धमकियां दे रहे हैं। आज तक इस बीच मारिउपोल पोर्ट पर कब्जा गंवाने से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये पोर्ट यूक्रेन के व्यापार का सबसे मजबूत आधार। यूक्रेन की कोशिश है कि किसी भी तरह यहां से रूसी सैनिकों को हटाया जाए, हालांकि ये इतना आसान नहीं है। हमारी संवाददाता गीता मोहन मारिउपोल पोर्ट पहुंची, देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। ये असली स्क्वीज है। अगर आप रूस और यूक्रेन के बीच की बात करें, ये पोर्ट सिटी जो देख रहे हैं आप, सी ऑफ एज़ोव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस पोर्ट सिटी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है रूस और डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के फोर्सेस ने, लेकिन अब ये इनके कंट्रोल में आ गया है। बस कुछ ही पार्ट्स है जो एज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जो बहुत ही वेस्टर्न फ्रंट में है, जो अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है जिसके लिए। लेकिन ये जगह जहां पे करोड़ों रुपए की आमदनी है, कमर्शियल एरिया है, उसे रूस फिर से नया बनाएगा और इसे यूज करेगा। इसीलिए सी ऑफ एज़ोव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर बंद कर दिया तो यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा और मारिउपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है सी ऑफ एज़ोव पर। तो इसीलिए जरूरी है यूक्रेन के लिए कि ये जगह वापस से आजाद हो, लेकिन रूस और डोनेस्क इसे आजाद नहीं हो देगा। यहाँ पोर्ट सिटी मारिउपोल के पोर्ट पे हम खड़े हैं, जहां पर अगर आप देखें जितने भी शिप्स है यहाँ पर, उन्हें बमबारी का जो इफेक्ट है उसको सहना पड़ा। अब कई सारे शिप्स हमने देखा अंदर आते हुए भी। ये एसबर्ग है, पोर्ट्समथ जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। काफी वक्त लगेगा इसको ठीक करने में, लेकिन ऐसे कई और शिप है जो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड मिलेंगे आपको।
इनका एक ही मकसद था कि ये पोर्ट रूसी कंट्रोल के अंदर आ जाए, जो अब आ चुका है। आपको बमबारी अभी भी सुनाई दे रही होगी। दूर दूर कई जगहों पर यूक्रेनियन फोर्सेस अपने ग्रैड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इलाकों को वापस ले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा जहां पर ये पोर्ट जो सी ऑफ एजोव है, जो कम्प्लीटली रूस के कंट्रोल में है, वो कभी भी यूक्रेनियन कंट्रोल में जा सकता है। ऐसा लगता है